नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बेटी की डोली या अर्थी। अरे बहू, जरा चाय नाश्ता तो लेकर आओ। पायल के ससुराल से उसके होने वाले ससुर जी आए हैं। आइए आइए भाई साहब, स्वागत है। अचानक से आकर आपने हमें तो सरप्राइज ही कर दिया। पायल की माँ ललिता जी ने कहा। पायल के होने वाले ससुर जी ने कहा, देखिए बहन जी, हम यहाँ कोई बैठने नहीं आए हैं और ना ही बात को गोल गोल घुमाकर आपका समय व्यर्थ करेंगे। जी अंकल जी, चाय। प्रिया ने चाय नाश्ता दिया तो चाय की चुस्कियाँ लेते हुए पायल के होने वाले ससुर जी ने कहा, मेरे बेटे राघव की आपकी बेटी पायल से शादी अगले 2 महीने में तय हुई है, तो उसी के संबंध में हम आपसे बात करना चाहते हैं। पहले बात कुछ और थी, पर अब मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है तो राघव के लिए लड़कियों की लाइन लगी है। लोग भर भर के दहेज दे रहे हैं, पर हमने आपको जुबान दी है तो हम अब अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाले। इसीलिए हमारी बस एक छोटी सी डिमांड है। दहेज की डिमांड सुनकर ललिता जी के चेहरे के हाव भाव ही बदल गए। उनके चेहरे मुरझा से गए। पायल के होने वाले ससुर ने कहा, मेरे बेटे को कम से कम 20 लाख की गाड़ी और 10 लाख कैश फेरे होने से पहले मिल जाने चाहिए, क्योंकि हम सब बारातियों को सोने की अंगूठी देना चाहते हैं। आखिर हमारी रुतबे का सवाल है। तभी मैं फेरे पड़ने दूंगा, अन्यथा हम बारात वापस लेकर चले जाएंगे। बस इतना ही कहने आया था, इससे ज़्यादा हमारा कोई फरमाइश नहीं है। माफ़ कीजिएगा भाई साहब, अभी तक मेरी बेटी पायल को आप 2 जोड़ी कपड़ों में ही ले जाना चाहते थे। अब शादी को केवल 2 महीने बचे हैं। इतना जल्दी यह सब कैसे हो पाएगा? नहीं बहन जी, मेरे बेटे को बिन मांगे दहेज मिल रहा है। अब उसका भी यही फैसला है। आप सोच कर बता दीजिएगा। हम चलते हैं, आपके फैसले का इंतजार रहेगा। हाथ जोड़ते हुए पायल के सास ससुर वहां से चले गए। इधर ललिता जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। अब क्या करें? लड़के वाले का अचानक से डिमांड बढ़ गया। उनके कलेजे में आग लगी थी। तेज तेज कदमों से घर के आंगन में टहल रही थी। न भूख लग रही थी न प्यास। अपने बेटे सुनील का ऑफिस से लौट कर आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही बेटा आया, उन्होंने अपनी छाती पीट पीट कर तमाशा करना शुरू कर दिया। बेटा सुनील, अनर्थ हो गया। पायल के होने वाले सास ससुर ने अचानक से 30 लाख रुपए का डिमांड रख दिया है। अब हम पायल की सगाई तोड़ भी नहीं सकते। हमारी जात बिरादरी में बड़ी बदनामी होगी। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अब तू ही बता। ललिता जी झरझर आंसू बहा कर रोने लगी। माँ, पहले शांत हो जाओ। ऐसे कैसे? उन्होंने अचानक से दहेज का डिमांड रख दिया। हम इतनी जल्दी कैसे पूरा कर पाएंगे? प्रिया अपने पति सुनील के लिए चाय पानी लाई तो बोली, माँ जी, मैं कहती हूँ यह शादी तोड़ने में ही हमारी भलाई है। पायल समझदार है, पढ़ी लिखी है। पूरे शहर में क्या एक ही लड़का है? एक बार उसकी पढ़ाई पूरी हो जाने दीजिए, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो लड़कों की लाइन लग जाएगी। हमारा पायल किसी से कम नहीं है। क्या बात कर रही हो बहू? तुम्हारा दिमाग सही है ना? हमारा दामाद सरकारी अफसर बन गया है। लोग तो दहेज में घर देने को तैयार हैं। तुम सगाई तोड़ने की बात कर रही हो? अरे मेरी बेटी राज करेगी अगर उस घर में दुल्हन बनकर गई। माँ जी, ऐसे लालची दहेज के लोभी परिवार में बेटी को भेजने से अच्छा है कि उसकी शादी ही ना करें। दहेज को बढ़ावा देने से क्या फायदा? और आप इतने दावा से ये कैसे कह सकती हैं कल को वह कोई और डिमांड नहीं करेंगे? जब 2 साल पहले मेरी सुनील से शादी हुई थी तो आप लोगों ने भी शादी के 2 दिन पहले बाइक का डिमांड किया था। मेरे पापा ने उधार लेकर अपने रिश्तेदारों से आपका डिमांड पूरा किया था। बेचारे पापा कितने परेशान हुए थे। सुनील बोला, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चकचक चल रही है प्रिया। सुना है तुम्हारे पापा तो रिटायर हो चुके हैं। उन्हें तो कम से कम 30 लाख रुपए रिटायरमेंट के मिले हैं, तो उनसे मांग लो। आखिर पायल तुम्हारी इकलौती ननंद है। इतना तो तुम अपनी ननंद के लिए कर ही सकती हो। तुम दोनों में भाभी ननंद से ज्यादा
सहेलियों का रिश्ता है। मेरी बहन पायल माँ से ज़्यादा तुमको इज्जत देती है, वह भी तुम्हें अपनी भाभी नहीं बहन समझती है। उसी समय प्रिया के ससुर आलोकनाथ जी घर आ गए। मैंने सब सुन लिया है, कोई किसी से पैसे नहीं मांगेगा, हम यह शादी तोड़ देंगे। मेरी बेटी भले कुंवारी रहे, कोई बात नहीं। भाग्यवान, तुम पागल हो गई हो, दहेज को इतना बढ़ावा दे रही हो। दहेज एक सामाजिक अपराध है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। छोटा मोटा डिमांड होता तो हम शायद पूरा भी कर देते, पर 30 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। ललिता जी बोली, बुढ़ापे में आप सठिया गए हैं। अरे सगाई हो चुकी है, रिश्ता तोड़ेंगे तो मेरी बेटी पायल का दिल टूट जाएगा। कल को मेरी बेटी कुछ उल्टा पुल्टा न कर बैठे। मैं अपनी बेटी को फांसी की सूली में लटकने नहीं देखना चाहती। ललिता जी बोली, प्रिया तुम अपने पिताजी को फोन करो और उनसे रिटायरमेंट के पैसे मांग लो। कर्ज समझकर कुछ समय के लिए हमें उधार दे दे, हम सूद समेत वह पैसे लौटा देंगे। माँ जी, मेरे पिताजी बूढ़े हैं, बुढ़ापे में तो हारी बीमारी लगी रहती है। दो दो छोटे बहनों की जिम्मेदारी अभी भी है उनके कंधों पर। प्रिया, तुम्हारा भाई भी तो अच्छा खासा कमाता है। माँ जी, कमाता तो है, पर कलयुग का जमाना है, कहाँ लायक बेटे पैदा होते हैं। वह भी अपना हिस्सा लेकर 1 महीने पहले विदेश शिफ्ट हो गया है। हम चारों बहनों से रिश्ता तोड़ चुका है, क्योंकि 2 बहनें कुंवारी हैं। तो मेरी भाभी जानती थी उनके ऊपर बोझ पड़ेगा, इसीलिए वह अपना हिस्सा लेकर भाग गए। दोनों बहनें अभी स्कूल में पढ़ रही हैं। सबकी जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो पिताजी गंगा नहा ले। सुनील तुनक कर बोला, पायल भी तुम्हारी बहन जैसी है, क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? उसकी भाभी हो तुम। पायल के ससुराल वाले दहेज मांग रहे हैं तो आप उसकी वसूली मेरे पिताजी से क्यों कर रहे हैं? प्रिया ने गुस्से में कहा, मैं उनसे कोई मदद नहीं मांग सकती। रही बात पायल की, तो मेरी ननद के लिए मैं अपनी जान हाजिर कर दूंगी। काफ़ी खर्चा हुआ था मेरी शादी में, पिताजी ने अपना पूरा जमा पूंजी लगा दिया था। अब जो पैसे मिले हैं उनसे वह 2 छोटी बहनों का ही कर पाएंगे। 5-5 बच्चों की जिम्मेदारी संभालना आसान बात नहीं होता है। प्रिया, मेरा भी नया नया जॉब है, इतना सैलरी नहीं मिलता कि पायल की शादी के लिए इतना दहेज जोड़ सकूं। सुनील चीख चीख कर कह रहा था, अगर आप लोग को ऐतराज न हो तो मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगी, कुछ पैसे तो इकट्ठे हो जाएंगे। खैर, प्रिया अपने मन का गुबार निकालकर खाना बनाने किचन में चली गई, पर उस दिन घर के किसी सदस्य ने खाना खाया नहीं। सुनील भी प्रिया से बहुत नाराज था। रात को जब वह कमरे में आया तो भी वह एक तरफ करवट करके सो गया। प्रिया को अच्छी तरह से पता था कि अगर वह अपने पिताजी से पैसे उधार ले लेगी तो चाहे वह एड़ी चोटी का जोर लगा ले, कभी पैसा वापस नहीं करेंगे। बाहर से उधार लेंगे तो जरूर दे देंगे। उधर ललिता जी पूरी रात बेचैन रही। वह पायल का रिश्ता किसी भी हालत में टूटने नहीं देना चाहती थी। दूसरे दिन ललिता जी ने अपनी बहू को तंग करने के नए नए हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। उन्हें लगा अगर बहू को परेशान करेंगे तो जरूर अपने पिता से मदद मांगेगी। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने काम वाली बाई की छुट्टी कर दी। प्रिया ने विरोध किया, यह सब क्या है माँ जी? बहू दिखाई नहीं देता? मेरी बेटी की शादी में पैसों की जरूरत है, हम ऐसे ही अनाप शनाप पैसे लुटाते रहेंगे तो उसकी शादी कैसे होगी? तुम तो यही दुआ करती हो कि मेरी बेटी की शादी ना हो, वह कुंवारी घर में बैठी रहे, वह किसी अफसर की बीवी ना बने। उसकी ठाट बाट देखकर तुम्हें बहुत जलन हो रही है ना? प्रिया उनके मुंह लगना नहीं चाहती थी, इसीलिए वह चुप ही रही। उसके बाद ललिता जी ने प्रिया के बाथरूम से गीजर का कनेक्शन भी कटवा दिया। माँ जी, इतनी कपकपाती ठंड में इतना ठंडे पानी से मैं कैसे नहाऊंगी? बहू, मेरे घर में कोई पैसों की बरसात तो नहीं हो रही है कि हम तुम्हें गर्म पानी दे। सुनील तो मेरे बाथरूम में नहा लेगा। तुम्हारे बाप ने गीजर दिया है तो गीजर चलाने के पैसे भी तुम उन्हीं से मांगो। प्रिया जानती थी उसकी सास ललिता जी बड़ी जिद्दी हैं, वह किसी का बात नहीं सुनती।
घर में उन्हीं का रौब चलता है। उनके आगे ससुर जी भी ज़्यादा बोल नहीं पाते, बहुत दबाकर सबको रखती हैं। उसने अपने ननद पायल को फ़ोन लगाया, जो कि हॉस्टल में बीकॉम फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही थी। सारी बात उसने पायल को बताई। पायल ने जब यह सुना तो वह खुद हैरान रह गई। भाभी, तभी मैं सोच रही हूँ आजकल राघव मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। जब से वह सरकारी अफसर बना है वह मुझसे दूरी बना रहा है। सरकारी अफसर बनते ही उसने अपनी औकात दिखा दी, पर मैं अब उसकी असली जगह पहुंचाऊंगी। पहले वह मुझसे रोज बातें करता था, पर आजकल फोन नहीं उठाता। पर भाभी, आप अपने पापा से मेरी शादी के दहेज के लिए कोई भी पैसे मत मांगना। आपने सही किया। मैं किसी गरीब बाप की बद्दुआ लेकर अपनी डोली नहीं सजाना चाहती। वह सब आपकी छोटी बहनों के पैसे हैं। आप अपने आप को गलत मत समझो। पायल को भी बहुत तकलीफ हुआ जब उसने सुना कि राघव खुद गाड़ी का डिमांड कर रहा है। पहले कहता था मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कुछ नहीं, अब मुंह खोल कर मांग रहे हैं। वह बहुत दुखी हुई। भाभी, अब राघव के चेहरे पर सेहरा नहीं बल्कि कालिक पोत दूंगी। मैं उसके ऑफिस में जाकर सबके सामने रिश्ता तोड़ दूंगी। मैं चाहूँ तो दहेज मांगने के अपराध में उसे जेल भिजवा सकती हूँ। पायल के समझाने पर प्रिया के दिल को बहुत सुकून मिला। लेकिन पायल, अभी तुम कोई भी कदम इतनी जल्दबाजी में मत उठाना। 2-4 दिन रुको, शायद कुछ रास्ता निकल जाए। ठीक है भाभी, मैं कुछ दिन बाद घर आती हूँ, पर आप माँ से कुछ मत कहना। कहते हुए पायल ने फोन रख दिया। प्रिया के ससुराल में सबका मिजाज उसके प्रति दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा था। ललिता जी बस प्रिया को परेशान करने के रोज रोज नए नए तरीके ढूंढ रही थी। कभी मायके न भेजती, कभी घर के सारे काम का बोझ उसके ऊपर दिन प्रतिदिन बढ़ाती जा रही थी। सुनील भी अपनी पत्नी से मुंह फुलाकर बैठा था, उससे बात न करता। केवल ससुर आलोकनाथ जी अपनी बहू को कुछ कहते नहीं थे। समय ऐसे ही बीत रहा था। प्रिया का ससुराल में जीना हराम हो गया था। फिर एक दिन प्रिया के पापा का फोन आया। समधन जी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी बेटी को कुछ दिन के लिए घर ले आना चाहता हूँ। बड़ी याद आ रही है। तो ललिता जी गुस्से में फट पड़ी। मैंने कब मना किया है, पर हमारे यहाँ काम कौन करेगा? कोई नौकरानी है तो भेज दीजिए जो हमारे घर का काम कर जाए। मेरी तबीयत तो ठीक नहीं रहती आजकल। क्या हुआ समधन जी? मेरी बेटी से कोई भूल चूक हो गई जो आप इतना गुस्सा कर रही हैं? आपकी बेटी तो इतना ही ललिता जी के मुंह से निकला था कि प्रिया सासू माँ के कमरे में पहुंच गई। उनके हाथ से फोन लेते हुए बोला, पापा, चिंता की कोई बात नहीं है, यहाँ सब खैरियत है। मैं फिर कभी आऊँगी, अभी नहीं आ सकती। अभी माँ जी की तबीयत खराब है। अपने पिताजी से घर की कोई बात कानो कान खबर नहीं होने दिया। फोन रखते ही प्रिया ने सासू माँ को घूर कर देखा, पर कुछ बोली नहीं। चुपचाप से किचन में काम करने चली गई। उधर ललिता जी गुस्से में बौखलाई हुई घर के पूरे कमरे के सारे मोटे पर्दे, सोफे के कवर, मोटे मोटे चादर, कालीन सब निकाल कर एक जगह इकट्ठा कर दिया और प्रिया से बोली, इसे हाथ से साफ कर दो, गंदा है। प्रिया ने पलट कर कहा, माँ जी, इतनी भयंकर ठंडी में पानी जम गया है, कई दिन से धूप भी नहीं निकल रहा है, पानी गल रहा है। मैं वॉशिंग मशीन से धो दूंगी। हाथ से साफ करूंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी। सर्दी मुझे पहले से है। अभी तो मैंने पर्दे 1 हफ्ते पहले ही धोए थे, इतना जल्दी गंदा कैसे हो गया? ललिता जी ने जानबूझकर सब पर्दों पर चाय गिराकर गंदे कर दिए थे। बहू, क्या बिजली का बिल तुम्हारा बाप भरेगा? 1 रुपए तो मिलता नहीं है तुम्हारे घर से। सारे कपड़े मशीन से नहीं, हाथ से धोने पड़ेंगे। मैंने मशीन के वायर ही तोड़ दिए हैं। मैंने जो कह दिया मतलब कह दिया। प्रिया ने यह बात सुनील को जाकर बताया तो सुनील भी माँ का ही पक्ष लेने लगा। मैं भला सास बहू के पचड़े में क्यों पड़ूं? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। माँ जैसे कह रही हैं वैसा ही करो। मेरी माँ गलत तो
हो ही नहीं सकती। कहते हुए वह अपना मोटर बाइक स्टार्ट किया और टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। मजबूरन प्रिया बाथरूम में गई और सारे मोटे मोटे पर्दे हाथ से धोने लगी। इतना कपड़ा धोने से प्रिया के कमर में बहुत दर्द होने लगा। पूरा शरीर दर्द से अकड़ने लगा। दूसरे दिन जो उसे डर था वही हो गया। उसका पूरा शरीर आग की तरह तपने लगा। 4-5 घंटे लगातार ठंडे पानी में भीगने की वजह से उसको बुखार हो गया। फिर वह सुबह नाश्ता बनाने के लिए किचन में नहीं गई तो ललिता जी दंदनाते हुए कहा, क्या तेरा बाप खाना बनाएगा या स्पेशल खाना हमारे लिए ऑर्डर करेगा? पैसा है उस कंगाल के पास? या महारानी की तरह तू बिस्तर पर पड़ी है? आज सुनील ऑफिस के काम से एक दिन के लिए बाहर गया तो तुम सोच रही हो बूढ़े बुढ़िया का खाना ही नहीं बनाओगी? नहीं माँ जी, इतना कपड़ा धोने से सच में मुझे बुखार हो गया है। 104 डिग्री है। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। 104 हो या 150, मुझे खाना दे दो। और नहीं दोगी तो क्या सोच रही हो, हम भूखे मर जाएंगे? अभी भी मेरे हाथ में बहुत बल है। तुम्हें बहुत घमंड है ना कि तुम हमारे लिए खाना बनाओगी तब हमें खाना मिलेगा। इस गलत फहमी में मत रहना। बात बात पर ललिता जी प्रिया को ताना मारने लगी। फिर भी वह चुपचाप उनको बर्दाश्त कर रही थी। गुस्से में ललिता जी किचन में आ गई। बर्तन पटक पटक कर गुस्सा उतारने लगी। फिर किसी तरह अपने और पति के लिए खाना बनाया। प्रिया को तो उन्होंने एक निवाला खाने को पूछा तक नहीं। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। वह उठने की कोशिश करती लेकिन उसे चक्कर आ जाते। शाम तक बिना खाना खाए बिस्तर पर पड़ी रही। ऐसे में वह दवा भी नहीं खा सकती थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपने अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और उसमें से बुखार की दवा ली। लेकिन जग में जब पानी लेने के लिए गई तो जग बिल्कुल खाली था। धीरे धीरे वह किचन में दीवार के सहारे लिए पहुंची। पानी लेने के लिए तो उसके सास ससुर के कमरे से फुसफुसाने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। वह वहीं रुक गई। सास ललिता जी बोल रही थी, इतना परेशान कर दूंगी बहू को, या तो यह घर छोड़कर भाग जाएगी, नहीं तो फिर सुनील से उसका तलाक करवा दूंगी। यह चाहती है ना कि मेरी बेटी पायल की शादी ना हो, उसकी गृहस्थी ना बसे। इसकी गृहस्थी मैं उजाड़ दूंगी। मेरा बेटा भी प्रिया से बहुत नाराज है। क्या यह मेरी बेटी के लिए अपने बाप से पैसे नहीं मांग सकती थी? और इसकी हिम्मत तो देखिए, इतनी बढ़ गई है कि आज खाना बनाने के लिए कमरे से भी बाहर नहीं आई। आपका तो ख्याल रखना चाहिए, आप बीमार रहते हैं। आलोक जी बोले, हो सकता है उसका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो, खाना तो वो हमेशा बनाती है। अरे तबीयत खराब है तो क्या हुआ, कुछ तो बना सकती थी। आप तो हमेशा बहू का ही पक्ष लेते हैं। ऐसी बातें प्रिया के कानों में पड़ी तो वह बहुत चौंक सी गई। उसे बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगी, मैं दिन भर मम्मी पापा और सुनील के लिए आगे पीछे उनके घूमती हूँ, उनके पसंद नापसंद का ध्यान रखती हूँ, सब के लिए अलग अलग खाना बनाती हूँ, पर आज मुझे थोड़ा सा बुखार क्या हुआ, कोई मुझे एक कप चाय या दूध देने तक कमरे में नहीं आया। क्या बहू इसी दिन के लिए सास ससुर की सेवा करती है? ससुर जी भी कुछ कह ही रहे थे कि उसे चक्कर आ गया और वह वहीं निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। सुबह हुई तो चारों तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। उसे तो कुछ याद नहीं था। उसकी नींद खुली तो अपने माथे पर दोनों हाथ रखकर कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी, पर उसे याद नहीं आ रहा था। बहुत जोर डाला। वह सोच रही थी कि वह अपने कमरे में कैसे आई। रात को शायद वह बाहर गई थी पानी लेने के लिए और वहीं गिर पड़ी, तो वह कमरे में कैसे आई और यहाँ दूध और दवा किसने रखा? बुखार की तीव्रता की अवस्था में वह कब कमरे में आई उसे याद नहीं था, और कब दवा खिलाया। पानी का जग भी उसके कमरे में रखा हुआ था। क्या यह सब उसका स्वप्न था? सास ससुर की बातें झूठी थी, या फिर उसकी ननद पायल कहीं हॉस्टल से तो नहीं आई, क्योंकि वही मेरी सहेली की तरह
एक बहन से तरह मेरा पूरा ध्यान रखती थी। तभी बाहर से खूब तेज तेज चीखने की आवाज़ आने लगी। अरे, फायर ब्रिगेड को बुलाओ। उसकी सासू माँ की रुदन आवाज़ आ रही थी। छाती पीट पीट कर रो रही थी। मेरी इकलौती बहू, मेरी लाडली बहू प्रिया को कोई तो बचाओ। अरे सुनील बेटा, तू बाहर क्या गया? यह क्या हो गया? हे भगवान, मैं अपनी बहू को बचा नहीं पाई। मैं कितना प्यार करती थी, कितना हमारा ध्यान रखती थी मेरी बहू। मैं उससे बहू नहीं अपनी बेटी मानती थी। सासू माँ के बिलाप करने की आवाज़ प्रिया के कमरे तक पहुंची तो वह धीरे धीरे दीवार के सहारे लेते हुए अपने कमरे से बाहर निकली। किचन से बार बार दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आ रही थी। माँ बचाओ, माँ बचाओ। लेकिन ललिता जी अपने धुन में ही चिल्लाई जा रही थी। किसी का कुछ नहीं सुना। सारे पड़ोसी आसपास के इकट्ठे हो गए। उनकी करुण स्वर को सुनकर प्रिया भी कमरे से निकलकर बाहर खड़ी थी। तभी पड़ोसियों ने कहा, ललिता जी आपकी बहू तो प्रिया जिंदा खड़ी है। प्रिया ने देखा किचन से आग की लपटें निकल रही हैं। पूरा किचन घर धुआं धुआं हो गया है। उसे भी धुएं की महक से खांसी आने लगी। पड़ोसी लोग बाल्टी भर भर कर पानी डाल रहे थे। आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, पर आग की लपटें बढ़ती जा रही थी। किचन से आवाज़ आनी बंद हो चुकी थी। खांसी की प्रिया की आवाज़ से ललिता जी ने जब पलट कर देखा तो प्रिया उनकी बहू जिंदा थी। वह तो गिलिरसिन लगाकर नकली आंसू बहा रही थी, पर प्रिया को जिंदा देखकर उनका मुंह तो खुला रह गया। वह आश्चर्य में पड़ गई। फिर किचन में आग की लपटों में झुलस गया। वह कौन था? वह सोचने लगी। उन्होंने प्रिया से पूछा, तू यहाँ है तो किचन में कौन था? प्रिया ने डरते हुए कपकपाते हुए आवाज में कहा, हो सकता हो माँ जी पायल, कहीं वह हॉस्टल से वापस तो नहीं आई। झट से सासू माँ दौड़ पड़ी और किचन का दरवाजा जो कि आगे से बंद था खोल दिया। उसमें पायल, उनकी बेटी आधी झुलसी बेहोश होकर जमीन पर बेहवास गिरी पड़ी थी। किसी ने बड़ी हिम्मत करके लड़की को खींचकर किचन से बाहर निकाला तो वह सच में पायल थी, जिसे देख ललिता जी और उनके पति आलोक जी और प्रिया एकदम से डर गए। वह तेज तेज विलाप करने लगी, मेरी बेटी को क्या हुआ? मेरी लाडली बेटी, उसकी तो मैं डोली सजाने के सपने देख रही थी। इसकी अर्थी सजाना पड़ेगा। हे भगवान, क्या हो गया? प्रिया की आंखें भी बरस पड़ी। वह चारों तरफ नजरें घुमा घुमा कर देखने लगी तो उसे सब कुछ समझ में आने लगा। स्थिति साफ हो गई। सब बातें अपने आप स्पष्ट हो गई। वह कोई सपना नहीं देख रही थी। जब रात को वह पानी लेने आई थी, पूरी बात तो नहीं सुन पाई और वह बेहोश होकर जमीन पर धराशायी हो गई। शायद उसके बाद पायल घर में दाखिल हुई। उसके पास घर का डुप्लीकेट चाबी रहता था ताकि वह जब चाहे तो घर आ सके, और अपनी भाभी को बेहोश होता देख उसे उठाकर कमरे में ले गई। उसने दवा दिया। फिर पायल अपने कमरे में जाकर सो गई। क्योंकि रात बहुत देर हो गई थी तो अपनी मम्मी पापा को जगाना उसने मुनासिब नहीं समझा। सुबह जब पायल खुद अपने लिए चाय बनाने किचन में गई, क्योंकि उसे पता था भाभी की तबीयत खराब है, उन्हें क्या परेशान करना, तो गैस जलाते ही सिलेंडर फट पड़ा। शायद सासू माँ ने बहू को मारने का षड्यंत्र रचा था, पर उसकी जगह आज उनकी बेटी बलि चढ़ गई। उन्होंने जानबूझकर गैस खुला छोड़ दिया था, यह सोचकर कि प्रिया सुबह जब भी किचन में जाएगी इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा ले लेगी। पर मेरी जगह मेरी प्यारी ननंद पायल आज इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अपने माता के षड्यंत्रों से अनजान बेचारी पायल जब चूल्हा जलाने गई तो वह जलकर दम तोड़ चुकी थी। तभी वह बार बार चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ। अपने स्वार्थ में अंधी होकर सासू माँ ने आज अपनी बेटी को खो दिया। ससुर जी को सुबह ही सैर करने के लिए भेज दिया था, नहीं तो वह ऐसा हरगिज नहीं होने देते, क्योंकि मॉर्निंग वॉक पर वह रोज जाते थे। वह इस षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। तभी किसी एक पड़ोसी ने उसके पति सुनील और पुलिस को इस हादसे की घटना की खबर दे दी थी। प्रिया गुमसुम सी एकटक
अपनी ननद को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी जीवित होने की खुशियां मनाए या अपनी ननद के मरने का गम। उसने तुरंत ही पुलिस को कहा कि यह कोई षड्यंत्र नहीं बल्कि जानबूझकर सोची समझी चाल थी। आप मेरी सास ललिता जी को गिरफ्तार कर लीजिए, वह मुझे मारना चाहती थी। यह एक हादसा नहीं बल्कि हत्या है। सुनील खबर मिलते ही घर आ चुका था। अपनी बहन की लाश देखकर वह भी एकदम पागल सा हो गया, क्योंकि उसकी बहन उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। देख लिया सुनील, तुम लोगों ने अपनी लालच का परिणाम। आज अपनी बहन को खो दिया। एक भाई रक्षाबंधन में अपनी बहन की सलामती रक्षा करने का वादा करता है, पर आज आप सबकी लालच की वजह से आपकी बहन इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी। तुम क्या कह रही हो? जी हाँ, मैं सही कह रही हूँ। आपकी माँ ही आपकी बहन की मौत का कारण है। ललिता जी एकदम गुमसुम सी निढाल पड़ी थी और वह एकटक निहारे जा रही थी। वह रोते हुए बोली, अपनी बेटी को दुल्हन की तरह तो सजा नहीं पाई, पर उसकी चिता जरूर तैयार कर दिया। वह भी अपना गुनाह कबूल कर चुकी थी और पछतावे की आग में जल रही थी। पुलिस ने उन्हें अपने हिरासत में ले लिया। इधर प्रिया अपना सामान पैक करने लगी। अपनी जरूरत की डिग्रियां, पिता के दिए हुए जेवरात, ससुराल का कोई भी सामान अपने साथ नहीं रखा। सब लेकर मायके जाने लगी तो सुनील बोला, क्या तुम भी मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी? साथ? कब आपने मेरा साथ दिया है? आप तो हर कदम में अपनी माँ के गलत कामों में उनका साथ खड़े रहे। माँ जो कहती थी वही सही था। आपकी माँ तो कभी गलत नहीं हो सकती। मैं आपको तलाक के कागजात भेज दूंगी। मैं जा रही हूँ अपने पापा के घर। मैं आप लोगों से अब कोई संबंध नहीं रखना चाहती, न ही आपका चेहरा देखना चाहती हूँ। नफरत होती है मुझे। आप सब घर की बेटी के मौत का कारण है। मेरी भी जान अब इस घर में सुरक्षित नहीं है। क्या पता कल को मैं जीवित रहूं या न रहूं। उस समय आलोक जी हाथ जोड़ते हुए बोले, नहीं बहू प्रिया, अगर कोई इस घर से जाएगा तो सुनील तुम। प्रिया मेरी बेटी बनकर मेरे साथ इस घर में रहेगी। मैं हमेशा कहता था उस लड़के से रिश्ता तोड़ दो, पर माँ बेटे ने मेरी एक न सुनी। पापा जी, शायद आपको पता नहीं है, पायल यहाँ आई थी आप सबको समझाने के लिए कि मैं उस घर में शादी नहीं करना चाहती, पर बेचारी के साथ जो हुआ, कहते हुए वह खूब तेज तेज रोने लगी। प्रिया बहू, आज मैंने अपने कलेजे के टुकड़े को खोया है, पर अब मैं अपनी दूसरी बेटी को नहीं खोना चाहता। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। मैंने शायद फैसला लेने में बहुत देरी कर दी, बहुत छूट दे दी थी मैंने ललिता को। कहीं ना कहीं इन सब के पीछे मेरा हाथ है, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। सुनील अपने पिता के कदमों पर गिर पड़ा। मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। पर अब वह किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। मैं अपनी गलती की आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने माँ का साथ दिया, मैं गलत था, और प्रिया के पापा से उनकी रिटायरमेंट के पैसे ऐंठना चाहता था। मैं भी लालच में पड़कर बहक गया था। मुझे माफ़ कर दो। पर आलोक जी ने अपने बेटे की एक न सुनी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। उधर आलोक जी और प्रिया दोनों चुप नहीं बैठे थे। बेटी की मौत में अंदर ही अंदर सुलग रहे थे। उन्होंने अपने होने वाले जमाई पर दहेज मांगने का केस दाखिल कर दिया और आज भी उन पर केस चल रहा है। केस के चलते उस सरकारी दूल्हे की भी शादी नहीं हो पा रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, प्रिया ने जो कदम उठाया सही किया या गलत? अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस कहानी में किसका किरदार बहुत पसंद आया जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK Voice 517।